दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बदलता कुछ नहीं है, सिर्फ हर सत्ता परिभाषा बदल देती है और उस परिभाषा को डिकोड करने के लिए 5 बरस का वक्त हमेशा ही जनता का बीत जाता है। फिर नया 5 बरस शुरू होता है तो फिर एक नई परिभाषा उभरकर हमारे सामने आ जाती है। लेकिन आज 26 जून की तारीख है और याद कीजिए 45 बरस पहले सुबह 8 बजे इस देश की प्रधानमंत्री उस वक्त इंदिरा गांधी थी। उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश ऑल इंडिया रेडियो से जारी किया था। उसकी पहली लाइन यही थी, देश में इमरजेंसी लगा दी गई है, संविधान से मिलने वाले हक सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। और इसके बाद एक पूरा मजमून था। कमोवेश 45 बरस के बाद राष्ट्र के नाम जो संदेश आते हैं उसमें इस लाइन का जिक्र बार बार होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हर मुद्दे को लेकर नई परिभाषाएं अपने तरीके से हर सत्ता गढ़ती है, लेकिन मौजूदा वक्त में जब हम 45 साल पहले का जिक्र करते हैं और मौजूदा वक्त को उसी अक्स में देखना चाहते हैं तो पुराने पन्ने और नए पन्नों को नत्थी करने की जरूरत पड़ती है। और इसके साथ ही मौजूदा वक्त के जो सवाल हैं उसमें हमें लगता है कि हमको तुरंत मनमोहन सिंह सरकार के दौर के 2 घोटालों का जिक्र आज करना ही चाहिए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोयला घोटाला। और अगर हम इस बात का ऐलान शुरू में कर दें कि मौजूदा वक्त में भी कोल ब्लॉक्स को लेकर घपले घोटाले स्कैम थमे नहीं है। उस वक्त 2G स्पेक्ट्रम था, मौजूदा वक्त में टेलीकॉम कंपनियों से कहीं ना कहीं खेल खेलने का खेल है, तो वह भी कम हुआ नहीं है। यानी परिभाषाएं बदल दी गई है। उसको आप जिस परिभाषा में अपने सामने रखना चाहते हैं आज रख लीजिएगा, क्योंकि हम उन सारे पन्नों को आपके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन शुरुआत में इस बात का जिक्र जरूरी है कि 1975 के अक्स में मौजूदा वक्त को हम लोग कैसे देखें। उसके भीतर नहीं घुसेंगे, कैसे इमरजेंसी लगी, कौन सी परिस्थिति थी उस वक्त, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय था, वो कैसे आगे बढ़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्यों खारिज कर दिया, और वो कैसे कैसे परिस्थितियां थी उस पर न जाइए। उस वक्त की परिस्थिति बहुत साफ थी। जनता को जो संविधान से मिले हक थे उस संविधान को उस वक्त सस्पेंड कर दिया गया था। मौजूदा वक्त में संविधान को ही खत्म कर दिया गया है। उस वक्त सत्ता के लिए सिस्टम का उपयोग किया गया था, मौजूदा वक्त में सिस्टम को ही सत्ता के लिए बना दिया गया है, यानी सिस्टम सत्ता के लिए ही काम करेगा। उस वक्त लोकतंत्र के स्तंभ पर हमला किया जा रहा था, मौजूदा वक्त में लोकतंत्र के स्तंभ को सत्ता का स्तंभ बना दिया गया है। उस वक्त जो करप्शन थी, चापलूसी थी, सत्ता उसका खुले तौर पर प्रयोग कर रही थी। मौजूदा वक्त में सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। जो सिस्टम का हिस्सा है उसमें करप्शन भी है, चापलूसी भी है। उस वक्त के दौर पे जाइएगा तो उस वक्त राष्ट्रवाद के संकेत जो निकलते थे वह कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद राष्ट्रीयकरण से जुड़ा हुआ था, लेकिन मौजूदा वक्त का राष्ट्रवाद निजीकरण से जुड़ा हुआ है। उस वक्त राजस्व का चूना लगाया जाता था, राजस्व कम कर दिया जाता था। मौजूदा वक्त में राजस्व पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग में तब्दील हो जाती है। उस वक्त गरीबी हटाओ का नारा था, इस वक्त आत्मनिर्भर बनाने का नारा है। उस वक्त दुनिया के मानचित्र को बदल दिया गया था, बांग्लादेश उभर कर सामने आया था। इस वक्त अपनी सीमा की रूपरेखा अगर बदल रही है तो उस पर खामोशी बरत ली जाती है। उस वक्त और इस वक्त के अंतर के भीतर में अगर आप इकोनॉमिक दायरे में घुसना चाहेंगे तो भी आपके सामने है। 1975 में हमारी जीडीपी जो थी उस समय $98 मिलियन की थी, 98,473 मिलियन डॉलर। जीडीपी ग्रोथ जो था वो 9.1% था और पर कैपिटा इनकम $158 थी। लेकिन आज जब हम आपके सामने बातचीत करते हैं तो भारत की जीडीपी जो है वह लगभग $27 मिलियन की हो चली है। जाहिर है एक बड़ा उछाल है, यानी $1 बिलियन से आगे बढ़ते हुए हम लोग लगभग 2.5 और 2.25 बिलियन के बीच में आकर खड़े हैं। दुनिया के मानचित्र पर भारत का नंबर 7वां है। भारत के आगे यूएस है, चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस और इंडिया है। $2.72 ट्रिलियन यह भारत की कुल जीडीपी की रूपरेखा है। इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा वक्त में जब परिभाषा बदली गई तो 5 ट्रिलियन का जिक्र भी हुआ था, लेकिन अभी हम लोग 2.72 ट्रिलियन पे हैं और 7वें नंबर पर हैं। अभी हम तीसरे नंबर पर नहीं आए हैं जिसका जिक्र बार बार किया जाता है कि हम अमेरिका चीन के बाद हो जाएंगे। अभी हम लोग 7वें नंबर पर हैं। लेकिन बहरहाल
जब इन पन्नों को खोलते हैं तो हमें लगता है कि आज इन पन्नों को भी खोला जाए, जिसका जिक्र इस बात को लेकर होता है कि भारत के इतिहास में सत्ता को लेकर करप्शन के मद्देनजर जब परिवर्तन हुआ तो उसमें एक सबसे बड़ी लकीर थी बफोर्स की। लेकिन बफोर्स में कौन दोषी था, नहीं दोषी था, सीबीआई जांच करती रह गई, बक्से भर फाइलें आती गई, दस्तावेज आते चला गया, इस देश की सत्ता बदल गई, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन स्थिति वही की वही रह गई, कुछ परिवर्तन हुआ नहीं। लेकिन आज तो हम पन्ना खोलना चाहते हैं कोयला घोटाले का, स्पेक्ट्रम घोटाले का, और इसके जरिए जरा समझने की आज कोशिश कीजिएगा कि दरअसल परिस्थिति बदलती कहां है, परिभाषाएं बदलती हैं। जिस वक्त कोल ब्लॉक्स बांटे जा रहे थे, जो एक लंबा पीरियड है, 2010 तक का पीरियड है, जो 1992 से शुरू होता है, लेकिन मनमोहन सिंह के काल में जब बांटे जा रहे थे तो उस पीरियड में कुछ चीजों पर लेके लगातार उंगली उठी थी, और सबसे बड़ी उंगली इस बात को लेकर उठी थी, ऐसे ऐसे लोगों को कोल ब्लॉक्स दे दिए गए हैं जो कोल ब्लॉक्स के क्यों लेंगे समझ में नहीं आ रहा है। यानी ऐसी कंपनियों को जिनका कोई वास्ता पावर सेक्टर से नहीं है, स्टील सेक्टर से नहीं है, सीमेंट सेक्टर से नहीं है, माइनिंग से नहीं है, उनको भी कोल ब्लॉक्स दे दिए गए। बड़ा हंगामा मचा, पार्लियामेंट में पेपर रखा गया, सीएजी ने बता दिया, इतना घपला घोटाला हो गया। कमोवेश इसी तरीके से 2G स्पेक्ट्रम का मसला भी सामने आ गया। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या हो रहा है, और मौजूदा वक्त में चूंकि अब ऑक्शन शुरू हो रहा है, 5G का ऑक्शन शुरू होगा, इधर कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिभाषा जब बदल गई तो 2G स्पेक्ट्रम के जो सारे लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए थे उसके बाद, तो उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, कोई जेल नहीं गया। सबसे बड़ी सजा उस इंडस्ट्री को हो गई जो 2G स्पेक्ट्रम से निकली हुई थी। टेलीकॉम इंडस्ट्री ध्वस्त हो गई, इंटरनेशनल प्लेयर्स भाग गए, एफडीआई जो आ रहा था वो खत्म हो गया, और इन सब के बाद परिभाषाएं बदलनी शुरू हुई, और सत्ता ने जो अपने अनुकूल है उसको लाभ पहुंचाने के लिए सारी पॉलिसी निर्धारित करने लगी। यानी कांग्रेस के दौर में और मौजूदा वक्त में एक बड़ा अंतर है। कांग्रेस के दौर में हाथ खुले थे, मौजूदा वक्त में हाथ बंधे हुए हैं। कांग्रेस के दौर में सबको रेवड़ियां बांटी जा रही थी, आप शुरू तो कीजिए, कंपटीशन होगा, देखेंगे, फिर आगे पैसा लेंगे, तरीका यही था करप्शन का। मौजूदा वक्त में पहले से निर्धारित है कि हम किसे देंगे, कितना देंगे, किस रूप में देंगे, उसके हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी बनाने के बाद उससे कितनी रकम आएगी, ये पूरा प्रोसेस। इसमें राजस्व, रेवेन्यू का कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे सरकार के पास से चीजें पहुंचती हैं। मौजूदा वक्त का सच यह है कि जो एजीआर कहते हैं, एजीआर के जरिए जिस बात का जिक्र होता है, जो सरकार ने जो टेलीकॉम कंपनियों पर लगाया हुआ है 1.13 लाख करोड़ जो उनसे वसूली करनी है, उसकी परिभाषा ही यह गढ़ ली गई कि जिस कंपनी ने टेलीकॉम कंपनी से जुड़ी हुई है उसका जो टोटल रेवेन्यू है उसका परसेंटेज हम तय करेंगे, इतना लेंगे। नियम कहता है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कि जो टेलीकॉम से रिलेटेड सर्विस की जो कमाई है उससे जुड़ी हुई आप कमाई लेंगे जो आपको वसूलना है। लेकिन आपने क्या किया, पूरी इंडस्ट्री, एक हिस्सा तो ये हो गया। दूसरी स्थिति ये हो गई कि जब अपने मित्र का, अपने करीबी का, अपने चहेते का जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री हुई तो उसकी एंट्री के साथ उसने रकम अचानक झटके में घटा दी। बहुत अच्छी बात है, उपभोक्ताओं को फायदा होगा। जो नया शख्स मार्केट में आया उसने कीमतें घटा दी। कीमतें घटाने के बाद उसने सारी बाकी कंपनियों के सामने एक ऐसी चीजें शुरू कर दी कि उनको झटका लग गया, ये क्या होगा, अब कैसे चीजें चलेंगी। आप कहेंगे ये भी ठीक है, चलिए ये भी ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेज में किसी के पास लाइसेंस उत्तर प्रदेश का रहता है, किसी के पास लाइसेंस तमिलनाडु का है। आप उत्तर प्रदेश से टेलीफोन लगाते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जिसके पास लाइसेंस होता है वो आप दोनों के बीच में इंटरकनेक्ट होता है। आप कितना पैसा उसको देंगे, वो कितना पैसा इसका देगा। तो जो पुराने प्लेयर्स थे इस मार्केट में, उनके अलग अलग जगहों पर लाइसेंस थे। 28 राज्य हैं तो किसी के मान लीजिए 6 राज्य में है, किसी के 10 राज्य में है, किसी के 3 राज्य में है। लेकिन जो नया प्लेयर आएगा उसके पास तो कहीं का भी लाइसेंस नहीं होगा। लेकिन झटके में उसमें भी सहूलियत ये हो गई कि अभी तक 14 पैसे दिए जाते थे प्रति मिनट। जब हम यहां से तमिलनाडु फोन लगा रहे हैं, राजस्थान लगा रहे हैं, या दिल्ली से हम बिहार लगा रहे हैं, 14 पैसे प्रति यूनिट वहां के लाइसेंस वाले का जो हम पैसा यूज करते थे उसको हम पेमेंट करते थे। लेकिन नई कंपनी आई है, उसका कहीं लाइसेंस नहीं है, तो उसके लिए अनुकूल बनाने के लिए उस 14 पैसे को घटाकर कर दिया गया 6 पैसा। उसके लिए अनुकूल हो गई, बाकियों के लिए नुकसान हो गया, उसको 6 ही पैसे देने हैं। दूसरी स्थिति यह आई कि इंटरनेशनली भी जो पुराने प्लेयर्स थे वो अपना एक चीजें चला रहे थे, रिकमेंडेशन हो रहा था कि आप किस रूप में काम करते हैं, किस रूप में वहां की जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उससे आपका जुड़ाव है। तो उसमें भारत
दुनिया के उन देशों में शुमार होता है कि जो दुनिया के देशों से भारत में फोन लगाए उसको भारत में सबसे कम देना है, और भारत से जो विदेश में पैसा लगाएगा विदेशी कंपनियों को ज्यादा पैसा देना है। इसको और आसानी समझिए तो जब तक ये नई कंपनी नहीं आई थी, जो दोस्त यार मित्र करीबी जो भी कह लीजिए, 53 पैसा प्रति मिनट दिया जाता था, विदेशी कंपनियों को देना पड़ता था, और विदेशी कंपनियों को देना पड़ता था 1 से 3 रुपया, और विदेशी कंपनियां देती थी 53 पैसा, 53 पैसा। यहां का जोर था, आप इसको बढ़ा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि विदेशी कंपनियां जब भारत इधर से फोन करेंगी, वहां बैठे हुए लोग जब भारत फोन करेंगे तो हमें कुछ लाभ होगा। खेल हो गया उल्टा। अब जो नया प्लेयर आया उसकी अनुकूल स्थिति बनाने के लिए उस 53 पैसे को भी 30 पैसे कर दिया गया, और उधर से पैसा बढ़ते रहा। विदेश से पैसा जब आप भारत में लगाएंगे तो आपको 30 पैसे देने होंगे, यहां से जब आप विदेश में लगाएंगे तो आपको विदेशी कंपनियों को ज्यादा देने होंगे। तो नए प्लेयर के लिए जमीन तैयार की जा रही है। जमीन तैयार करते करते हम ऐसी स्थिति में आ गए कि सरकारी कंपनी जो बीएसएनएल थी, एमटीएनएल थी, उसका भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने चरमरा दिया, उस स्थिति नाजुक कर दी। जो 70,000 करोड़ का राहत पैकेज है, अब आप कल्पना कीजिए उस बीएसएनएल में 90,000 कर्मचारियों ने वीआरएस ले लिया, उनको अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है। इस दर्द को अलग तरीके से समझिएगा। लेकिन सवाल है कि टेलीकॉम सेक्टर के भीतर एक वक्त अगर लूट का सिरा यह था कि सबको बांटा जा रहा था, तो इस वक्त का सिरा यह है कि सबको समेट के एक को ही दे दिया जाए। ये एक कौन है? मेरे देश की सत्ता मौन है। जी नहीं, कविता का जिक्र नहीं है। मसला यह है कि क्या ऐसी परिस्थितियों के भीतर में जो मौजूदा वक्त का सच है उसमें कॉम्पिटेटिव मार्केट को खत्म किया गया। बीएसएनएल एमटीएनएल की मौत हो गई। 13 कंपनियां बोरियां बिस्तरा समेट के जो विदेशी थे चले गए। एफडीआई वापस चला गया। वोडाफोन आइडिया की मौत भी अब होगी। देश के भीतर में इंतजार इस बात का हो रहा है। जो दोस्त यार की कंपनी थी वो डेवलप, उसको विस्तार दिया जाने लगा। उस विस्तार के मातहत जो बाहर की कंपनियां थी उन्होंने अब उसके साथ फेसबुक और जुकरबर्ग मान लीजिए, उन्होंने एक समझौता किया। उन्होंने लगभग 43,000 करोड़ रुपए दिए। इसके बाद जो सिल्वर लेक कंपनी है, जो कि अमेरिकी कंपनी है, बड़ी जेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, लगभग 5,655 करोड़ रुपए का उसके साथ भी डील हो गया। सब ने अपने अपने तरीके से डील किया। लेकिन भारत के भीतर में जो स्थिति धीरे धीरे ये आ गई कि राजस्व को चूना लगाना तो दूर की बात है, राजस्व का पैसा डाइवर्ट हो गया पॉलिटिकल फंडिंग में। क्योंकि अब आपको यह महसूस करना होगा कि भारत के भीतर में जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है और जो सत्ता के पास फंडिंग होती है और जो पीएम केयर्स तक में पैसा गया, उनको देने वाले कॉरपोरेट और कंपनियों की जरूरतों को अगर आप देखिएगा तो उसमें टेलीकॉम से जुड़ी हुई ये दोस्त यार मित्र की कंपनी भी नजर आएगी, जो बड़ी तादाद में सबसे ज्यादा पैसा देती है और अलग अलग तरीके से पैसा देती है। परिभाषा बदल गई है। अब इस परिभाषा के समानांतर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो कंपनी की पॉलिसी बनाई गई उसमें ऐसा किया गया कि जो स्पेक्ट्रम को बेचा जाता था, एक तो वह लगभग 3 से 8%, वो तो एक अलग है, उसके जरिए जो कमाई होती थी, उसमें यह कर दिया गया कि लोएस्ट टैरिफ तो है ही, 30 पैसा ही हम विदेशी कंपनियों से लेंगे जो विदेश से फोन आ रहे हैं। और उसमें यह किया गया कि हम आपको स्पेक्ट्रम देंगे भी और उसके बाद उसका किराया भी वसूलेंगे। यह भी एक नई परिभाषा थी। यानी आपने हमसे मकान खरीद लिया, खरीदने के बाद हम आपसे किराया भी वसूलेंगे। यह भी एक स्थिति आ गई। यानी पहले यह था कि ए बी सी डी ई एफ सब के लिए था, अब जो है सिर्फ ए के लिए है और इसके हिसाब से चीजें चल रही है। इसका बिल्कुल दूसरा रूप कोयला में नजर आता है, जो ऑक्शन किए जा रहे हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि जो बड़े बड़े आरोप लगे और सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया, उसमें इस बात का जिक्र था कि जो पर्यावरण को दरकिनार कर दिया जाता है, जो कोल ब्लॉक्स बांटे जा रहे हैं, उस कोल ब्लॉक्स के दायरे में टाइगर रिजर्व आ रहा है, उस कोल ब्लॉक्स के दायरे में घने जंगल आ रहे हैं, उस कोल ब्लॉक्स के दायरे में पर्यावरण का कितना नुकसान होगा यह भी आ रहे हैं, फ्लोरा फाउना किस तरीके से खत्म होगा। यानी बहुत सारी चीजों का जिक्र लगातार होते रहा और उस वक्त की सरकारों ने कोल ब्लॉक्स को इस आधार पे रद्द भी किया कि दरअसल खासतौर से जो टाइगर रिजर्व का इलाका है
उस क्षेत्र में ना आए, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली है उसको वो ना आए। लेकिन मौजूदा वक्त में वो सारी चीज दरकिनार हो गई। मौजूदा वक्त में जब कोल ब्लॉक्स को लेकर इस बात का जिक्र हो रहा है कि हम कोयला बेचेंगे और उसके जरिए कितना लाभ होगा, क्या होगा, इसका डाटा बताया गया कि दरअसल 41 खदान जो है, हम इसको जब कोल ब्लॉक्स में बेचेंगे तो इसमें लगभग 2.5 लाख नौकरियां होंगी, 2,80,000 नौकरियां आ जाएंगी, 33,000 करोड़ से ज्यादा निवेश हो जाएगा, 20,000 करोड़ की सालाना कमाई राज्यों की हो जाएगी। ये सब बताया गया है। ये होगा या नहीं होगा इसको जरा हम लोग समझ लें, क्योंकि मौजूदा वक्त में परिभाषा बदल दी गई है। उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि जो कोयला उत्पादन भारत में होता है वो तकरीबन 72 करोड़ टन होता है, और जो आयात हम लोग करते हैं, जो पिछले साल की जानकारी दे रहे हैं, लगभग 24 करोड़ टन आयात किया। दोनों को मिला दीजिएगा तो लगभग 97 करोड़ टन हम लोग का कोयला था। लेकिन कोयले की खपत देश में 88 करोड़ टन की हुई, यानी 9 करोड़ टन ज्यादा ही था। तो आयात अभी भी हो रहा है। जो आयात कोयला किया जाता है वो ज्यादातर इंडस्ट्रीज के लिए होता है, क्योंकि हमारे यहां वो कोकिंग कोल होता ही नहीं है। तो इंडस्ट्री के लिए ये कोल ब्लॉक्स ऑक्शन नहीं किए जा रहे हैं। तब किसके लिए किए जा रहे हैं, आपके जहन में अगला सवाल होगा। उसका जुड़ा हुआ सवाल यह है कि इस मौजूदा वक्त में देश के भीतर में तकरीबन 14,800 करोड़ टन कोयला का भंडार है, और यह ऐसा भंडार है जिसके लिए जंगल के भीतर के कोयला खदानों को खोदने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप खोदेंगे। और जो कोल इंडिया का विजन है 2030 का, उसमें बताया जा रहा है कि 10 साल के बाद भारत को तकरीबन 150 करोड़ टन की जरूरत पड़ेगी। तो 150 करोड़ टन की कोयले की जरूरत पड़ेगी, और 14,800 टन जो है इतना कोयले का भंडार, तो उसकी जरूरत की मतलब जंगल खोदने की जरूरत है नहीं। और इन सब के बीच एक सच यह भी है कि हमको जितनी ऊर्जा कोयले की चाहिए, धीरे धीरे हम लोग जो अल्टरनेटिव एनर्जी की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, ये सब अगले 10 बरस में माना जा रहा है कि यह भी लगभग 50% तक आ जाएगा। मौजूदा वक्त में ये काफ़ी कम है, लगभग मेरे ख्याल से 16% है, ये 16 या 22% है, ये बढ़कर 50% तक पहुंच जाएगा। तो जाहिर है कोयले की जरूरत और कम पड़ेगी। लेकिन बात इसके आगे से शुरू होती है। एक वक्त इस देश के भीतर में इन्वायरमेंट क्लियरेंस के जिक्र होता था, फॉरेस्ट क्लियरेंस का जिक्र होता था, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस का जिक्र होता था, जिसके लिए अलग अलग कंपनियां बनी हुई हैं। ईपीए है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एफसीए है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनबीडब्ल्यूएल है यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है। लेकिन जो जानकारी निकल कर आई, जैसे आप देखिए महाराष्ट्र में है, विदर्भ के इलाके में बांदेर कोलफील्ड, इसमें टाइगर प्रोजेक्ट ताड़ोबा का है, वो महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसको लेकर 2010 में भी सवाल उठे थे और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी सवाल उठे थे। दोनों सरकारों ने इसको रद्द कर दिया था कि यहां खदान नहीं देंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में यह खदान भी, बांदेर का भी, ऑक्शन के लिए तैयार है। और ये एक ऐसी जगह है जहां टाइगर और एलिफेंट्स की इनकी आवाजाही कॉरिडोर बना हुआ है, जो ताड़ोबा, बोर, मेलघाट, ये जो पूरा इलाका है, और यहाँ की जो ट्राइबल प्रजाति है उसकी जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। लेकिन इससे हर कोई बेफिक्र है। और ये जो अलॉटमेंट है 2009 में भी किया गया था, उस वक्त मामला ये और आगे चला गया था। उस समय अलॉटमेंट बीसीसीपीएल को किया गया था, बांदेर कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई की थी। इसका ज्वाइंट वेंचर कई कंपनियों के साथ था। इसमें आमेर आयरन स्टील यवतमाल था, इसमें सेंचुरी टेक्सटाइल थे, इसमें जेके सीमेंट वाले थे, कानपुर वाले। लेकिन इसको रद्द कर दिया गया। उसकी वजह पर्यावरण ही बताई गई। यानी उस समय तक एजेंसीज काम कर रही थी, अब एजेंसीज काम नहीं करती है। दूसरी बात है कि क्या वाकई कोल फील्ड जिन इलाकों में दिया जा रहा है उसके जरिए कहीं जंगल की संपत्ति को मुनाफे से तो नहीं जुड़ा जा रहा है, एक। दूसरा, जिन जगहों पर कोल ब्लॉक्स ऑक्शन की बात हो रही है और कोल ब्लॉक्स जिनको ऑक्शन किया जाएगा, वो जो कंपनियां लेंगी, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 2 स्तर का है। एक ऑक्शन में वो स्थिति आ रही है जहां पर बना बनाया चीज मिल जाएगी, जहां पर से कोयला निकाला जा रहा है। हालांकि कोल इंडिया कह रहा है नहीं, हमारी कोई खादान नहीं दी जाएगी। लेकिन कोल इंडिया से बड़ा तो भारत सरकार होता है, और भारत सरकार कह रही है कि दिया जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मुश्किल यह है कि इस दायरे में अब वर्धा में जो बापू की कुटिया है, वह भी कहीं कोयले खादान के जो ब्लॉक्स हैं उसके दायरे में आ रहे हैं। आनंद वन भी आ रहा है।
आनंदवन जो कि विनोबा भावे जी से जुड़ा हुआ है। और स्थिति ये बिगड़ती जा रही है कि जो टाइगर रिजर्व जो कोयला खदान की स्थिति थी वह धीरे धीरे किस रूप में कहाँ तक जाएगी, ये इसलिए चौंकाने वाली स्थिति आती जा रही है क्योंकि वर्धा के जो 14 क्षेत्र हैं जिन इलाकों में कोयला खदान है, जहाँ आने वाले वक्त में ऑक्शन होना है, उसमें किलौरी है, मनौरा है, बारंज है, चिनौरा है, माजरा है, बेलगांव कैसर है, जो पूर्वी दक्षिणी वरोरा का इलाका है, जारी जमानी का, लोहारा का इलाका है। ये सारी स्थिति हम ये बता रहे हैं क्योंकि इस इलाके में तकरीबन 4781 मीट्रिक टन कोयला वहाँ पर ज़मीन के नीचे है और 1931 मीट्रिक टन कोयले का जो ब्लॉक है उसके दायरे में आनंदवन आ रहा है। तो हम एक ऐसे प्रॉफिट की दिशा में बढ़ना चाहते हैं जहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री डूब जाए, महत्वपूर्ण ये नहीं है टेलीकॉम इंडस्ट्री के भीतर में प्लेयर्स खत्म होते चल, हमें मुनाफा चाहिए। इसका राजस्व से कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं है कि देश का राजस्व बढ़ जाएगा। ये सीधे सीधे एक नए तरीके की परिभाषा है मुनाफा बनाने कमाने की, क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति गढ़ी जा रही है। और इसके ठीक समानांतर, इन दोनों परिस्थितियों के ठीक समानांतर का अगला सबसे बड़ा सवाल जो बार बार उभर कर हर किसी के सामने आता है, अगर ये परिस्थिति है तो क्या लोकतंत्र की परिभाषा मौजूदा वक्त में बदल गई है, या फिर इंडियन मार्केट इकोनॉमी की फिलॉसफी बदल गई है, या फिर कंज्यूमर को लेकर जो मार्केट इकोनॉमी होती है सरकार ने उसकी रूपरेखा भी बदल दी है, या फिर इस देश में संविधान और नागरिक के बीच जो संबंध है, जो संविधान लोगों को हक देता है, उसकी परिभाषा भी बदल दी गई है। तो 26 जून के अक्स में जब हम 1975 की इमरजेंसी को देखना शुरू करेंगे तो हर दायरे में आपको समझ में आना शुरू होगा कि उस समय तक की परिस्थितियां में नजर आ रहा था किससे आपको लड़ना है। आपको इंदिरा गांधी से लड़ना है, आपको कांग्रेस से लड़ना है, उस वक्त लगी इमरजेंसी से लड़ना है। तो एक लड़ने के लिए विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज और जेपी भी खुद जो थे खड़े हुए थे, उनके सामने दृश्य सामने था, नजर आ रहा था। मौजूदा वक्त में हर चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में की जा रही है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, सिस्टम का हिस्सा हो गया, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन हो गया, सिस्टम का हिस्सा हो गया। और खासतौर से हमने जो कोयला और टेलीकॉम कंपनियों का इसलिए आपसे जिक्र किया है कि जरा समझने की कोशिश कीजिए। उस वक्त सत्ता बदल सकती थी 2014 में जब आप कोयला गेट और स्पेक्ट्रम घोटाले का जिक्र करते। मौजूदा वक्त में घोटालों की बात उठाकर सत्ता नहीं बदली जा सकती है। उसके लिए आपको उन परिस्थितियों को पकड़ना होगा जहां इस परिभाषा को आप डिकोड करते हुए उस बात को समझ सकें कि दरअसल मौजूदा वक्त में परिभाषा स्टेट को खत्म करते हुए पॉलिटिकल पार्टी की दिशा में बढ़ गई है। और उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हर अंश, चाहे वो छोटे से छोटे इलाके का कार्यकर्ता हो या फिर इस देश के भीतर कोई भी काम करने वाला एमएसएमई का बंदा हो, स्टार्टअप का बंदा हो, इंडस्ट्री चलाने वाला व्यक्ति हो, मीडिया से जुड़ा व्यक्ति हो, जब सारे चीजों की पाइपलाइन जो है वो उस पॉलिटिकल सत्ता के पास ही जाकर गिरेगी तो फिर उसमें से निकलने वाली पूंजी और वहां तक पहुंचने के रास्ते एक ही होंगे। और वो सिस्टम गायब हो जाएगा जिस सिस्टम का जिक्र 1975 में हम कर सकते थे, जिस सिस्टम का जिक्र हम लोग 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म जब इस देश में शुरू हुआ था तब कर सकते थे। इस सिस्टम का जिक्र हम 1995 में भी कर सकते थे या 92 में कर सकते थे जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर कोल इंडिया को पहली बार लेटर लिखे थे कि अब हम पैसा नहीं देंगे, आप खुद चलाइए। तो वहां पर ठेके पर मजदूर रखे जाने लगे, खनन बढ़ गया, नजर आ रहा था, सब कुछ नजर आ रहा था। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर एक ऐसी परिस्थिति बन गई है जिसमें नजर आपको नहीं आएगा तो आप अपनी आवाज कैसे उठाएंगे? और अगर नजर आ जाएगा और जब आप आवाज उठाना शुरू करेंगे तो वहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट गायब मिलेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए मौजूद है। यह कल्पना के परे है कि दुनिया के बाजार में जिस वक्त सबसे सस्ता पेट्रोल होता है उसी वक्त भारत में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हो जाता है। और यह आवाज कहां से उठेगी? पॉलिटिकल पार्टीज से नहीं उठेगी। तो जनता तो परेशान है, जनता के जीने से मुद्दा जुड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को सो मोटो तौर पर क्यों नहीं नोटिस देगा? और आखिरी बात, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना पाए हैं कि इस देश के भीतर में एजुकेशन भी डेवलप कर सके। दिल्ली की स्थिति यह हो गई है कि स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर में बदल दिया गया और क्वारंटाइन सेंटर बनाते हुए इस बात का ऐलान आज हो गया कि परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। हम किस भविष्य और किस भारत को गढ़ रहे हैं इससे ही समझ जाइए कि छात्रों के लिए एजुकेशन
कि अलग जगह भी हम नहीं बना पा रहे हैं, यह भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में नहीं है। अस्पताल नहीं, क्वारंटाइन सेंटर नहीं, तो स्कूलों को यहां आपने तब्दील कर दिया। वो बच्चे क्या कर रहे होंगे? वो परीक्षा भी नहीं देंगे, फिर वो आगे जाएंगे। यानी एक ऐसी अजीबोगरीब सिचुएशन है। और इसमें अगर हम जिक्र करें 26 जून 1975 का, तो उस वक्त की परिभाषा और इस वक्त की परिभाषा में जमीन आसमान का अंतर है। इसे बस समझ जाइए, सब खेल समझ जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।